हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 16 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आया हूं, जिसमें दोस्तों जो भी ये करंट अफेयर है ये पूरा डिटेल से आपको कराया जाएगा। जो जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसके पीछे पूरी जो हिस्ट्री होगी वो पूरा आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिल समुदाय के मुलीबिक्कल मेमोरियल को गिराने पर श्रीलंका में प्रदर्शन हुए। दोस्तों क्या है पूरा मसला, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप ये इमेज देख रहे होंगे जिसमें आपको दोस्तों ये हाथ जो दिख रहे हैं ये क्या है, मेमोरियल। ये पूरा मेमोरियल था, इस तरीके का बनाया गया था जैसे हर एक यूनिवर्सिटी में कहीं महात्मा गांधी की या भीमराव अम्बेडकर जी की इस तरीके की कहीं ना कहीं जो स्टैचू वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें मुझे समझना है कि क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं, तमिल लोगों ने क्यों प्रदर्शन किए हैं, क्या इसका पूरा मसला है। इसके बारे में मैंने थोड़ा कुछ पहले आपके अपने वीडियो में श्रीलंका को लेकर जब भी क्वेश्चन आया है तो मैंने उसमें कराया है। तब तमिल और सिंहली जो प्रजाति थी उनके बारे में बताया था दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो मोस्टली सबसे ज़्यादा, अगर मैं श्रीलंका की बात करूं, श्रीलंका में दो जाति सबसे ज़्यादा हैं। पहली कास्ट है सिन्हले और दूसरी कास्ट है तमिल। कौन कौन सी है दोस्तों? तो पहली है कौन सी? तमिल। और दूसरी है सिन्हले। सिन्हले है। तो जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है वो कौन सी है? सिन्हले, ये 90% है। और अगर मैं तमिल की बात करूं तो ये 10% है। मतलब मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, ऐसा मतलब ये नहीं है कि इसमें और मतलब की कास्ट नहीं है, और हैं। लेकिन जो सिन्हले लोग हैं ये किसको मानते हैं? ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। और तमिल लोग हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं। अब पूरा मसला क्या है इसके बारे में हम लोग चलो चलते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये बात है 2007 की। 2007 में तमिल लोगों का नरसंहार किया गया था, जिसमें ऐसा माना जाता है, कहीं खबर है कि 40,000 लोग मारे गए थे, और बहुत सी न्यूज़ में ये बताया गया है कि 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तो दोस्तों क्यों मारे गए थे? ये केंद्र सरकार के द्वारा, जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ महिंदा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे दोनों भाई हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री हैं। तो क्यों किया गया ये सब नरसंहार, इसके पीछे क्या बात थी, इसके क्या है इसका पूरा मामला, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं 6वीं और 7वीं शताब्दी की, अगर मैं 6वीं और 7वीं सेंचुरी की बात करूं, 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के बीच की बात करूं, तो यहाँ पर क्या था कि ये जो तमिल लोग थे, तमिल लोग जो तमिलनाडु के लोग इंडियन में रहते थे, वो यहाँ पर ये कहीं ना मछली के लिए और इस तरीके से मछली पालन के लिए, इस तरीके से व्यवसाय के लिए आते जाते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1817 के बीच में दोस्तों, 1817 के बीच में क्या हुआ कि जब यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे, जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग, सॉरी 1815 के, हाँ 1815-17 के बीच में जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ब्रिटिश शासन चलने लगा। उसमें क्या था कि यहाँ पर दो खेती की जाती थी, जो रबड़ और कॉफ़ी के लिए यहाँ की जो जलवायु है वो अनुकूल होती थी, और रबड़ की और कॉफ़ी की खेती यहाँ पर की जाती थी। अब क्या हुआ कि 1815 के आसपास यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे, वो तमिल लोगों को तमिलनाडु से इसकी मजदूरी के लिए, कि रबड़ की और जो कॉफ़ी की खेती कराई जाती थी उसके लिए यहाँ पर लाने लगे। अब जैसे मैं बात करूं किस क्षेत्र में, तो ये है श्रीलंका अपना रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पर है, इसके बाद ये पाक की खाड़ी है, तो यहाँ पर जाफना के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर तमिल लोग ज़्यादा बसते थे। तो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर लाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद हो गया, ठीक है। उसके पहले क्या था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो यहाँ पर तमिल लोगों के लिए एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और यहाँ तक कि जो IAS PCS होते थे वो तमिल लोग ही होते थे यहाँ पर। तो इनके लिए मतलब कि पूरा व्यवस्था करते रहे, और इनका पूरा रुझान ब्रिटिश लोगों का किन की तरफ हो गया? तमिल लोगों की तरफ हो गया। इससे जो सिन्हले लोग की प्रजाति थी जो वहाँ पर मेजोरिटी में थे, तो उनको इस तरीके से ये लगा कि यहाँ पर मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है दोस्तों, कास्ट से लेकर भेदभाव हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इस अब कहीं ना कहीं जब भेदभाव होता है तो कहीं ना कहीं तो ये भड़ास होती है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर 2000 में सरकार गिरी और एक सरकार आई, जिसमें यहाँ ने क्या किया कि यहाँ पर
जो सरकार आई महिंद्रा राजपक्षे की 2007 में। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाई राजपक्षे, पहले जो महिंद्रा राजपक्षे थे ये पहले वहां पर डिफेंस मिनिस्टर रहते थे। तो वहां पर क्या हुआ कि 1900, अब इसके पहले की मैं बात बताऊं तो पहले राजपक्षे की पहले की बात बताऊं तो 1976 में यहाँ पर एक संगठन हुआ और प्रभाकरण की अध्यक्षता में संगठन हुआ। कौन सा? लिट्टे, लिबरलाइजेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम। तो ये लिट्टे जो है एक संगठन किया गया जिसमें ये जो तमिल लोग थे उनकी देखभाल के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। ठीक दोस्तों, और ये धीरे धीरे समय बीता गया और लिट्टे इतना प्रभावशाली हो गया कि वहां पर श्रीलंका में अपना वर्चस्व जमा लिया और यहाँ तक कि एयरफोर्स की सेनाएं भी यहाँ पे किसकी? लिट्टे की हुआ करते थे। और जो सरकार थी वो एक तरीके से पंगु हो गई, एक तरीके से कठपुतली की तरह हो गई और लिट्टे के इशारों पर कार्य करते थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब ये चुनाव ऐसे करके और यहाँ पर कई ऐसे, एक बार जो राजीव गांधी जी जब यहाँ पर इस तरीके से चल रहा था, तमिल लोग जो लिट्टे थे इनको श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? आतंकवाद करार कर दिया था। क्या कर दिया था? आतंकवाद करार दे दिया था। और यही इसीलिए राजीव गांधी जी 1993 के आसपास राजीव गांधी जी जब यहाँ पर पीएम थे तो वो इसके लिए वहाँ पर शांति के लिए वार्ता के लिए गए थे। तो इसके लिए जो लिट्टे संगठन था वो ये मानता था कि यहाँ पर मेरा अपमान किया गया है कि कोई दूसरा मेरे देश में मतलब कि यहाँ पर समझौता के लिए आया है, तो उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद दोस्तों बात करूं तो धीरे धीरे जैसे समय बीता गया तो जब सरकार बनी किसकी? राजपक्षे की। तो जब राजपक्षे की सरकार बनी तब क्या हुआ? जो राजपक्षे हैं जो वो किसके हैं? सिन्हले प्रजाति के हैं जो बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा मानती है दोस्तों। अब यहां से बात स्टार्ट होती है। अब इन्होंने जब 1948 में जब इनकी गवर्नमेंट बन गई तो इन्होंने क्या किया कि सिन्हले प्रजाति को नागरिकता दे दी, मतलब तमिल को नागरिकता ही नहीं दी किसकी? श्रीलंका की। उसके बाद यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो एक पर्टिकुलर कास्ट को नाम देते हैं, उसी की वजह से बने हुए हैं। तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म के नाम से जो बौद्ध धर्म को जो सबसे ज्यादा मानते थे और बौद्ध धर्म को यहाँ का धर्म भी घोषित कर दिया। कहाँ का? श्रीलंका का। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ISPC की परीक्षाएं, PCS की परीक्षाएं होती थी उनको भी कौन किसके लिए? ओनली जो सिन्हले प्रजाति थी, जो सिन्हले लोग थे, उस धर्म के लोग थे, वही लोग सिर्फ ISPCS बन सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा भेदभाव लगने लगा किसको? तमिल लोगों को। तो तमिल ने यहाँ पर विध्वंस स्टार्ट कर दिया अपनी तरफ से। देखो कहीं ना कहीं जब धीरे धीरे वहां भी होता रहा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये सब करते रहे। उसके बाद जब 1948 में ये सब होता रहा तब 1976 में ये लिट्टे संगठन बना था जो लगातार गवर्नमेंट पर हावी बना रहा। और यहाँ तक कि इस पर मैंने बताया आप लोगों को कि एयरफोर्स की सेनाएं बन गई, इनकी एयरफोर्स की सेनाएं भी होती थी। तो ये चलता रहा। जब 2007 में राजपक्षे जी की सरकार बनी तो उन्होंने क्या किया कि इस संगठन को आतंकवादी करार होते हुए जो भी तमिल जाति के लोग होते थे, उन पर उनको मारना स्टार्ट कर दिया। और जो सेना थी जो श्रीलंका की, उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया। और जो पूरा ये मैंने आपको नॉर्दर्न वाला क्षेत्र बताया था श्रीलंका का, ये इस तरीके से श्रीलंका जो है इसका जो ये वाला क्षेत्र था इस पर उन्होंने सीधा अटैक कर दिया और बहुत सारे नरसंहार, मतलब कि अगर मैं जलियांवाला बाग की बात करूं, जो जलियांवाला कांड हुआ था उसका कई गुना ज्यादा यहाँ पर हत्याएं हुई थी। तमिल जो लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे, जो लोग इसमें नहीं थे, तब भी यहाँ पर उनको मतलब कि मार दिया गया है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो एक स्थान वहाँ पर है मुल्ला टीलू, तो मुल्ला
बीलू नाम से नरसंहार के, मुल्ला बीलू नरसंहार के नाम से ये जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इतना भयंकर नरसंहार हुआ था, तो जो नरसंहार हुआ था तमिल लोगों के लिए, तो ये जो जो ये अब मैंने अभी स्टैचू आप लोगों को ये दिख रहा है, ये जाफना में, जाफना जगह पर है, जाफना में मुरीबक्कल मेमोरियल है, वहाँ पर है ये जो आप लोग दिख रहा है। और यहाँ पर ये उन लोगों के हाथ हैं जो मतलब कि जब ये जो गोलियां ये सीधे सीधे बम दागे गए थे, तो उनसे बचने के लिए लोग बाग डायरेक्ट पानी में कूद गए थे। तो जो समुद्र में पानी में मर गए थे, उनके ये हाथ हैं, उनको प्रतीक, उनका ये प्रतीक है, सिंबल्स है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया है, वहां पर रातों रात जेसीबी के द्वारा फोड़ दिया गया है। तो उसके चलते तमिल जो समुदाय था उसने यहाँ पर विद्रोह कर दिया है। तो ये दोस्तों पूरा मसला था जो श्रीलंका से रिलेटेड था, जिसमें मैंने श्रीलंका की पूरी हिस्ट्री आप लोगों को बता दी है। ठीक दोस्तों, इसमें मैंने एक जयवर्धने से लेकर एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैंने पूरा ये डिटेल से बताया था लिट्टे के बारे में। और ये जो पूरा मामला था नरसंहार वाला, तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था, आप पिछले वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। तो और आज भी मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को करा दिया है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नीदरलैंड अपने प्रसिद्ध कैनविस कैफे में विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएगा। मतलब दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन के बारे में, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों क्या है कि जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड बेनेलक्स कंट्री में आता है। बेनेलक्स बोले तो 3 कंट्री आपने सुनी होंगी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में क्या हुआ कि जो कैनबिस होता है, कैनबिस मतलब कि जो भांग, चरस, गांजा जो होता है, इन्होंने पहले क्या किया था, एक टॉलरेंस वाली वो की थी कि मैं बहुत सहिष्णु हूँ और आप लोग मेरे देश में आ सकते हैं, और ये जो गांजा वगैरह है ये आराम से मतलब कि यूज कर सकते हैं। और ये किया गया था कि एक एक्ट पारित कर दिया था। कब? 1976 में इन्होंने एक एक्ट पारित किया था, और उसमें इन्होंने कहा था कि जिनके पास 5 ग्राम तक गांजा होगा, कितना 5 ग्राम तक गांजा होगा, वो क्रिमिनल नहीं होंगे, और जिनके पास 5 ग्राम से जो गांजा ज़्यादा होगा वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या किया गया था, डीक्रिमिनलाइज किया गया था। तो ये जो कैनबिस है ये एक्ट पारित किया गया था। अब इन्होंने क्या किया है कि 2022 के बाद, क्योंकि जो नीदरलैंड है यहाँ पर एरिया बहुत कम है, और यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से अगर ज़्यादा लोग आएंगे और पता चले यहाँ पर इतने लोग हो गए कि पैर रखने के लिए जगह ना बचे, तो इसको देखते हुए, ठीक दोस्तों, तो इन्होंने क्या किया है कि विदेशियों को अलाउ, जो विदेशियों को क्या हुआ है कि जो कैनबिस कैफे है उसमें आना मना कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है 2022 के बाद। तो ये इससे रिलेटेड मामला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जो है, सरकार ने आज़ादी के बाद पहली बार बिना कागज के केंद्रीय बजट 2021 प्रस्तुत करने की घोषणा की है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों को पूरा डिटेल से पढ़ना है और अंत तक इसको देखना है। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पूरा डिटेल से आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। क्या है कि जब हमारा बजट होता है उसके 15 दिन पहले एक हलवा रस्म रखी जाती है। बहुत सारी इसमें रस्म चलती हैं। तो जो बजट होता है इसमें हलवा रस्म रखी जाती है। उसमें क्या किया जाता है कि 15 दिन तक जो ये अर्थशास्त्री वगैरह होते हैं, जो भी वित्त मंत्रालय में कार्य करते हैं, वो 15 दिन तक अपने घर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो देश का बजट तैयार करते हैं। इसलिए उनका मुंह मीठा कराया जाता है कि वह बजट तैयार करेंगे, और उसमें 350 से 400 तक लोग होते हैं। ठीक दोस्तों, जो बजट को बनाते हैं। अब क्या है कि हमारा अगर देखा जाए तो अभी टोटल एमपीज कितने होंगे, 800 के समथिंग, मतलब कि 553 हुए और 245, ये इस तरीके से 800 के समथिंग अपने एमपी हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर सांसद हैं। तो एक मतलब कि जो बजट की कॉपी होती है वो 150 पन्नों की समथिंग होती है। अब 150 पन्ने और 800 लोगों को प्रति सांसद 150 पन्ने देने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता था, एक तो ये क्या है कि ये प्रिंट तो बाहर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये लीक मतलब कि बहुत ज्यादा गोपनीय रखा जाता है जब तक कि ये वित्त मंत्री इसको स्वयं ओपन नहीं करता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि अब इससे बचने के लिए
कि 150 पन्ने के हिसाब से अगर 15×8 = 120, मतलब कि 1.25 लाख से समथिंग पेज छपेंगे, और वो भी कहाँ पर छपते हैं, वित्त मंत्रालय में, और इतनी मेहनत की जाती है। तो इस सब से बचने के लिए, क्योंकि देखो अगर डिजिटल कर देंगे उसमें क्या होगा कि कोरोना काल में देखो अगर 350 लोग एक जगह पर आएंगे तो उसमें भी एक मतलब कि खतरा हो सकता है। तो कोरोना से बचने के लिए भी, दूसरा ये पूरा जो पेज की बर्बादी नहीं होगी, इसको देखते हुए क्या किया गया है कि जो निर्मला सीतारमण है वर्तमान में जो वित्त मंत्री है, वो जो 2021 का बजट जो होगा वो पेश करेंगी, वो पूरा कागज पर नहीं होगा, उनकी स्क्रीन पर पूरा होगा, और वो उसको पढ़ेंगी, उसके बारे में बताएंगी। अगर बजट की बात आती है तो अगर बजट में मैं बात करूं तो पिछली बार जब निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया था वो बही खाता के रूप में था, क्योंकि जो पहले बजट यूज किया था बही खाता के रूप में। ये जो ब्रीफ सूटकेस चला था ना, ये एक ग्लेड स्टोन थे। कौन थे? ग्लेड स्टोन। जो ग्लेड स्टोन थे उन्होंने ये लाया था कब? 1860 में ब्रिटेन में इन्होंने अपना बजट पेश किया था एक ब्रीफ केस में। तो वो ब्रीफ केस 2010 तक ब्रिटेन में चलता रहा। और कैसा चलता रहा? जब एक वो होता था, खत्म होता था, जो वित्त मंत्री होता था उसका कार्यकाल खत्म होता था, तो दूसरे को वही ब्रीफ केस सौंप दिया जाता था कि आप इसको चलाएंगे। ऐसे करके कैरी ऑन कर चलता रहा, और ये 2010 तक चला। तो अब इंडिया में क्या हुआ कि जो ब्रीफ केस था उसको 2019 में हटा दिया गया है, और ब्रीफ केस की जगह पर वही टेंडेंसी चलती रही ब्रिटिश वाली, तो उसको हटा के क्या किया गया है, अब ब्रीफ केस की जगह पर वो क्या लाई थी? बही खाता। अब उसको भी हटाकर क्या किया गया है? डिजिटल किया गया है, और स्क्रीन पर ये पूरा बोलेंगे। अगर मैं पहले वित्त मंत्री की बात करूं तो पहले वित्त मंत्री जो थे वो कौन थे? R.K. षणमुखम शेट्टी। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो 1950 के बाद, ये आजादी के बाद थे। और अगर मैं गणतंत्र की बात करूं, रिपब्लिक के बाद की बात करूं, तो कौन है? जॉन मथाई, जिन्होंने बजट पेश किया है। और अगर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी बजट पेश किया है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जब कब किया था इन्होंने? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1958 से लेकर और 59 तक, 1958 से 59 तक इन्होंने बजट पेश किया था, जब ये पीएम थे स्वयं। ठीक दोस्तों। और अगर मैं बात करूं जो बजट का टाइमिंग चेंज किया, पहले क्या होता था, जो बजट होता था वो 2000 तक शाम को 5 बजे तक किया जाता था। बजट जो प्रारंभ किया जाता था शाम को 5 बजे। जब से यशवंत सिन्हा जब 2000 में वित्त मंत्री बने तो इन्होंने टाइमिंग चेंज करके कितना कर दिया है, अब 11 बजे 11 AM पेश किया जाता है। अब मैं अगर आगे इसकी बात करूं तो जो आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में कि ये जो हमारा संसद भवन है उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं कौन कौन? ये जो आपके वित्त मंत्री और वित्त सचिव हैं। तो ये एक भी रस्म होती है कि ये अपने पार्लियामेंट के सामने खड़े होकर एक पिक्चर खिंचवाएंगे। ऐसे ही ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में जो वित्त मंत्री का आवास होता है जिसे हम 11 डाउनिंग स्ट्रीट कहते हैं, तो 11 डाउनिंग स्ट्रीट में गेट के बाहर खड़े होकर वो अपनी पिक्चर खिंचवाते हैं। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10 डाउनिंग स्ट्रीट की, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कौन है? वहां के पीएम जो बोरिस जॉनसन है। ठीक दोस्तों। तो ये पूरा बजट के बारे में था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक दोस्तों। तो ये जो पूरा बजट का था, ये बजट के बारे में पूरा क्वेश्चन बताया था जिसके मैंने आप लोगों को पूरी हिस्ट्री बता दी है। ठीक दोस्तों। आगे अगर क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य ने अपने राज्य के बाद पहली बार सिविल सेवा नियम 2021 तैयार किया है। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि जो जैसे मान लो अभी राजस्थान की बात करूं, राजस्थान पीसीएस की बात करूं, तो जो 2018 की जो भर्ती थी, जो 2018 वैकेंसी थी, वो अभी 2021 में आ गई है लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। उसकी वजह से क्या है कि कहीं हाई कोर्ट में बार बार कहीं पर स्टे लग जाता है, तो वो पूरी नहीं की गई, अभी भी इंटरव्यू नहीं कराए गए हैं। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं। जो झारखंड की अगर बात करूं, झारखंड में केवल अभी तक 6 टाइम ही भर्ती हो पाई है। कितने टाइम? 6 टाइम तक भर्ती हो पाई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है सोनेवाल है, तो इन्होंने क्या किया है कि इसमें कुछ संशोधन किए हैं, और संशोधन करके इसमें जो झारखंड पीसीएस है इसमें कुछ बदलाव किए हैं कि जो ये जो कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है तो ये कोर्ट का मामला खत्म हो,
और जो भी भर्ती है वो जल्द से जल्द हो सके, उसके लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उसके ऊपर ये पूरी डिटेल थी दोस्तों। अगर बात करूं भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्रिकेट मैच के दौरान भारतीय खिलाड़ियों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां हुई हैं दोस्तों। अभी टेस्ट मैच चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो उसमें क्या हुआ है कि भारत के एक प्लेयर है मोहम्मद सिराज, जिनके ऊपर वो मतलब कि संप्रदाय को लेकर, उनकी जात कास्ट को लेकर ऐसी जो बाउंड्री के आसपास जो पब्लिक बैठी होती है, उसने बहुत सारी इस पर टिप्पणियां की हैं। तो उसको लेकर इसमें बीसीसीआई ने और भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कड़ी इसकी निंदा की है। तो दोस्तों उसमें क्या हुआ है, उसमें भी यही मांग की जा रही है, जिससे 2007 में जब जो हरभजन सिंह है, इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के ऊपर बंदर उनको कह दिया था, ये भी ट्रेंड में बहुत चला था, तो उन पर 3 मैच का प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस तरीके से उस पर बीसीसीआई और आईसीसी से मांग की गई है कि ऑस्ट्रेलिया पर इस तरीके की जो अगर टिप्पणी होगी तो वहां पर मैच नहीं कराए जा सकते हैं। और दूसरा है कि ये किसी भी प्लेयर पर अगर इस तरीके से टिप्पणी की जाती है, उसका मनोबल डाउन होता है, तो उसको देखकर उस पर बीसीसीआई ने आईसीसी से जवाब मांगा। उसमें कहा गया है कि यह तो इस तरीके की जो बयानबाजी है इसको बंद की जाए और वहां पर इस तरीके की निगरानी रखी जाए बाउंड्री पर। ये है मोहम्मद सिराज, जिन्होंने अभी विराट कोहली ने मैसेज डाला था कि रेशियल एब्यूज absolutely unacceptable, having gone through many incidents of really pathetic things said on the boundary lines. This is the absolute peak of rowdy behavior. It's sad to see this happen on the field. तो ये उन्होंने पूरा अपना दिया है, बयानबाजी की है, तो इसके ऊपर बीसीसीआई ने जवाब मांगा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों। अभी तक यूएसए के मामले में ये पहली बार हुआ है कि किसी राष्ट्रपति पर विश्व में ऐसी बार पहली बार हुआ किसी राष्ट्रपति पर दूसरी बार महाभियोग लगाया गया है दोस्तों। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इन पर दूसरी बार महाभियोग लगाया गया है। वो इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि 2024 में फिर से चुनाव होने हैं, तो ये कहीं चुनाव लड़ने ना आ जाएं। अभी जो बिडेन जो हैं वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उसके बाद उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। ठीक दोस्तों, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं ऐसे जो 2 बार इन पर महाभियोग लगा दिया गया है। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ 30वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। किसके साथ मिलकर? तो ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता के साथ। दोस्तों अगर बात करूं तो ये घटना के दौरान स्वैच्छिक आधार पर एयर कॉन्फ्रेंस और अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसमें साथ ही जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया था, उसके लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय शहर बेंगलोर दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी शहर के रूप में उभरा है। जो भारतीय शहर बेंगलोर है, इसमें बहुत सारे आईटी कंपनी वगैरह और बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी रूप में आगे उभरा हुआ है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, थोड़ा दोस्तों पीछे चला गया क्वेश्चन, इसके बाद मैं 7वां क्वेश्चन था, ये बार बार पीछे जा रहा है क्वेश्चन, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला टीकों का वैश्विक भंडार स्थापित किया है। तो विश्व जो WHO है उसने किसका भंडार किया है? तो इबोला टीकों का, जो इबोला वैक्सीन लगाई जाएगी दोस्तों। अगर मैं अगले की बात करूं, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने भारतीय सेना की विमानन कोर में पहली बार महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। अब भारतीय सेना में विमान कोर में दोस्तों महिलाएं भी शामिल की जाएंगी। तो ये पूरे आज का करंट अफेयर था, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल से कराया गया है। यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकूँ और अच्छा डिटेल से करा सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।